अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑब्जेक्टिव। जो कि स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव में आज स्टार्ट करूंगी। तो जो कि एक्सरसाइज के एंड पे जो आपका ऑब्जेक्टिव दिया गया है, पहले तो मैं वो सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जब हमारे सारे जो भी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ वगैरह जब ऑब्जेक्टिव वाइज हम उसको सॉल्व कर लेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव को एमसीक्यूज़ वगैरह को सॉल्व कर लेंगे सारे चैप्टर्स के, तो तब जो है स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट जो है वो एमसीक्यूज़ पे आऊँगी जो कि आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले मेरा जो टारगेट है वो ये कि जैसे कि मैंने आपको पहले पूरे जो चैप्टर्स का मैंने आप लोगों को लेक्चर डिलीवर किए, ठीक है, वो हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हुई है जैसे पोर्शन। तो अब मैं चाह रही हूँ कि उसका जो है मैं ऑब्जेक्टिव भी जो है वो स्टार्ट कर दूँ। तो एक्सरसाइज के एंड पे जो पहले ऑब्जेक्टिव दिया गया है पहले हम वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है कि किसी भी टॉपिक में से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं या कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट में लेक्चर्स में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। लेकिन पहले मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्टिव जो है मैं एक्सरसाइज के एंड पे जो आप लोगों को दिए जा रहे हैं पहले वो सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह हम जो चैप्टर नंबर 7 है उसका ऑब्जेक्टिव अब स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कुछ पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये मैं बताना चाह रही हूँ। इससे ये होगा कि काफ़ी हेल्पफुली आपके लिए साबित होगा जब आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि जब हम चैप्टर नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करेंगे तो इसमें कुछ बातें आपने याद रखनी है। अगर ये आप माइंड में रखेंगे तो इससे ये आपको जो ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो अब ये आप देखें कि क्लास ऑफ कंपाउंड्स आपको पता है कि चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने हिब्रिडाइजेशन जो है वो एक हमारा टॉपिक था, उसमें हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, हिब्रिडाइजेशन। तो ये स्टूडेंट्स आपसे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में पूछा गया है कि कोई भी जो कंपाउंड है उसके अंदर जो जैसे इथीन मॉलिक्यूल इसमें हिब्रिडाइजेशन क्या होगी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन किया ताकि आप लोगों को जो है ना जब एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेंगे तो काफ़ी जो है वो आपको आसानी होगी। तो अब देखें जैसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स आपको दिए जाते हैं, एल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं। तो आपको पता है कि अल्केन्स जो होते हैं जिनके एंड पे स्टूडेंट्स क्या आता है, एन आता है। क्या आता है, अल्केन में एन आता है, ठीक है, ANE एन, ठीक है। तो अल्केन में एन आता है तो इसमें क्या होगा आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो है वो कार्बन टू कार्बन जो है वो कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। क्या क्या होता है इसके अंदर, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। और मतलब जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड ये बनाता है। सो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सारे के सारे बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है बात। इसके अंदर जो इसी तरह अल्कीन्स हैं इनके अंदर क्या होता है, कार्बन टू कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो आप उन्हें क्या कहते हैं, उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम कहते हैं अल्कीन, ईन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपके कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है तो इस तरह से उनको हम क्या कहते हैं, अल्काइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्काइंस कहते हैं, जिसके एंड में YNE आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको पहचानने में आसानी होती है कि अगर अल्केन है तो इसके एंड में क्या आएगा, एन आएगा। और उसमें क्या होता है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। तो इस तरह से आप लोगों को काफ़ी आसानी होती है। अब स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो आप लोगों ने लाजमी सेटिस्फाइड रखनी है, ठीक है, तभी आप लोगों को जो है सारा कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती है, ठीक। तो कार्बन अपने 4 बॉन्ड्स बनाता है क्योंकि 4 ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 ही ये बॉन्ड बनाता है। तो आप देखें कि एक तो आपने बताया कि अल्केन्स में कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, हमेशा। तो क्या होगा कि बाकी भी बॉन्ड्स भी जो हैं वो सेटिस्फाई कैसे करेगा, बाकी 3 बॉन्ड्स रह गए हैं तो वो 3 बॉन्ड्स फिर सिंगल बनाएगा, ठीक है। इसी तरह ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो अब बाकी 2, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स मजीद बनाने हैं, 2 बनाने हैं, तो ये बाकी कैसे सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि जैसे कि अल्केन है तो यहाँ पर बाकी बॉन्ड्स किससे बनेंगे, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड होगी कार्बन की। इसी तरह अल्काइंस में अगर हम देखें तो कार्बन टू कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा और इस तरह से उसकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड होगी, बाकी चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही बना के अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट हिब्रिडाइजेशन की बात आती है स्टूडेंट्स के। हिब्रिडाइजेशन जो है इन क्लास ऑफ कंपाउंड में क्या होगी, तो आपने याद रखना है कि जब भी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा तो यानी कि सारे बॉन्ड्स जो हैं वो कार्बन सिंगल बॉन्ड 4 सिंगल बॉन्ड्स जब बना रहा होगा, ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा होगा तो हिब्रिडाइजेशन जो है वो चारों बॉन्ड सिंगल हैं, सारे के सारे सिंगल हैं, तो वो हिब्रिडाइजेशन क्या होगी, उसमें sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है, sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी। और
और अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड जहाँ भी होगा तो वहाँ पर हिब्रिडाइजेशन 2 होगी, sp2 होगी। कौन सी वाली? sp2। दो डबल बॉन्ड तो इस तरह से याद रखें आप, sp2, दो डबल बॉन्ड तो 2, इस तरह से याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक, इस तरह से कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो अब इसमें क्या होगा कि हिब्रिडाइजेशन जो होगी वो कौन सी होगी? sp हिब्रिडाइजेशन होगी। आपके पास जो है वो दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आते हैं तो sp हिब्रिडाइजेशन उनके अंदर होती है। तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी कि अल्केन में जो है वो sp3 है, अल्कीन में उससे नीचे आए तो sp2 होगी, उससे कम फिर और तो ये sp हिब्रिडाइजेशन अल्काइंस में होगी। तो इस तरह से आपको हिब्रिडाइजेशन जो है वो इनकी याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम ज्योमेट्री पे आते हैं कि इनके अंदर जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल्स के अंदर इनमें क्या होगी ज्योमेट्री। तो अल्केन्स जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, सारे चारों बॉन्ड जो है वो सिंगल हैं, तो उनके अंदर ज्योमेट्री जो है हिब्रिडाइजेशन जब भी sp3 होगी तो आपने ज्योमेट्री याद रखनी है कि वो कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, sp3 हिब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लॉन पेयर वाली कॉन्सेप्ट को भी नहीं ले रहे। लॉन पेयर वाली बात यानी कि जैसे कि अमोनिया में आ जाती है तो फिर उसके अंदर जो है वो चेंज हो जाती है ज्योमेट्री, वो पिरामिडल हो जाती है, तो उसको हम अभी नहीं कंसिडर कर रहे। ठीक है, लेकिन अभी मैं इस रिस्पेक्ट से बोल रही हूँ कि हमने क्योंकि करना है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो उस रिस्पेक्ट से कौन कौन सी पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे मैं जस्ट उनकी बात कर रही हूँ भी। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और अगर sp2 हिब्रिडाइजेशन है तो इसके लिए जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लानर होती है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर या किसी जगह पर किसी बुक्स में वो ट्राइंगुलर प्लानर भी लिखा गया है। ठीक है, तो ये दोनों आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो वो sp2 हिब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होगी। उसके बाद अगर हम अल्काइंस की बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होती है? sp हिब्रिडाइजेशन है तो जब भी sp हिब्रिडाइजेशन होगी तो शेप क्या होती है? मॉलिक्यूल की जो शेप है या ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी? लीनियर होगी। ठीक हो गया। और ये मैं एक तरह से बना के भी बता देती हूँ कि जैसे टेट्राहेड्रल की बात की जा रही है, लेट्स सपोज ये टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा कि जैसे कार्बन ने चारों बॉन्ड्स हैं, ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से सिंगल चार ये बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज को भी हाइड्रोजन एटम है, लेट्स सपोज मीथेन की बात हो रही है, तो यह सारे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये सारी ये जो ज्योमेट्री होगी इस तरह से ज्योमेट्री जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल कहते हैं। और इनमें स्टूडेंट्स याद रखना है आपने बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होता है? 109.5 डिग्री होता है, 109.5 डिग्री। अच्छा, ट्राइगोनल प्लानर की बात करें तो क्या होती है ट्राइगोनल प्लानर में कि लेट्स सपोज ये ट्राइगोनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ट्राइगोन बन रही है, मतलब तीन कोने। ठीक है, तो अब ये आपका मैं जनरल ले लेती हूँ AB3, तो इसमें क्या होगा कि तीन इसके पास सराउंडिंग में एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह से ये, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनल, मतलब तीन कोने वाले। ठीक है, ये तीन कोने हैं, ट्राइगोनल और प्लानर है। ठीक है, एक ही विद इन सेम प्लेन मौजूद है, तो इसी वजह से हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लानर कहते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह लीनियर जो है उसमें क्या होगा कि सेंट्रल एटम जो लीनियर है उसमें क्या होगा कि सेंट्रल एटम ए है, उसके अराउंड जो है वो दो बी टाइप एटम्स जो हैं वो लगे हुए हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे? लीनियर है। यानी कि इस तरह की ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है? 180 डिग्री। और इसका मैंने बताया नहीं है ये कितना होता है? 120 डिग्री होता है। तो ये आप इसको लिखेंगे 120 डिग्री। अब ये स्टूडेंट्स ये याद रखनी है आपने बात कि ये किसी की भी अराउंड, यानी कि इस बॉन्ड एंगल यहाँ पे भी 120 है डिग्री है, यहाँ पे भी इस साइड पे भी 120 होगा, यहाँ पर भी कहीं साइड से भी करें तो ये एंगल जो है इसमें 120 डिग्री है। इसी तरह इसमें भी और इसमें भी ये 109.5 डिग्री होगा, सारी कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये जितना भी होगा। ठीक है, इसमें एंगल, और इसमें जो है वो 180 डिग्री होता है। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं? लीनियर शेप कहते हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब इसी तरह ये कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको भी आप देख लें तो फिर अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आएंगे। तो ये इसके अलावा जो आपने पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये कि फंक्शनल ग्रुप्स, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से ये आपका MCQ पूछा जा सकता है। तो ये कि अल्कोहल जो है फंक्शनल ग्रुप OH, जिनके अंदर OH ग्रुप होगा तो आपने याद रखना है कि वो उनको हम क्या कहते हैं? अल्कोहल्स कहते हैं। इसी तरह जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद होता है और दोनों तरफ जो है वो R ग्रुप लगा हो, दोनों तरफ R मतलब दोनों तरफ अगर कार्बन लगा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बोनाइल ग्रुप है, इस ग्रुप को वैसे तो हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इस ग्रुप को? कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं स्टूडेंट्स, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक हो गया, ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है और इसके अराउंड दोनों साइड पे अगर R ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि कार्बन एटम्स दोनों साइड पे कार्बन लगा हुआ है, तो फिर तो ये कीटोन्स होंगे। लेकिन अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे R ग्रुप लगा हो लेकिन दूसरी साइड पे जो है इस R को हटा के, इनके कार्बन को हटा के अगर हाइड्रोजन आ जाए तो स्टूडेंट्स इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड्स कहते हैं। ये इनमें डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो है वो आपने याद रखना है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, दोनों में C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद है। लेकिन मैंने आपको बात बता
बता दिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें दोनों साइड पे कार्बन होगा, लेकिन इसमें एक साइड पे कार्बन और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन हो तो ये एल्डिहाइड्स होंगे। ठीक है, ये पहचान होती है। एक साइड पे लाजमी है कि हाइड्रोजन होना चाहिए। सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप को हम एल्डिहाइड्स कहते हैं। अब इसमें मजीद एक और चेंज ला के अगर हम यहाँ पर एक ऑक्सीजन डाल दें, जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हैं, तो सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, इस ग्रुप को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, पीछे आर ग्रुप कोई भी लगा हुआ है। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन चलिए आप कर लें, जनरल फॉर्मूलाज हैं ये। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिसका क्या फॉर्मूला होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, सी ओ ओ एच। ठीक है, और पीछे कार्बन ये ग्रुप लगा देते हैं, आर ग्रुप। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो मैंने आपको बताया कि इसको याद करने का क्या तरीका है कि अल्कोहल, ये तो साइड पे, ये आपको हमेशा याद रहेगा कि ओ एच सबसे सिंपलेस्ट है। कीटोन्स के लिए कार्बोनाइल ग्रुप और दोनों साइड पे कार्बन। एल्डिहाइड्स में यहाँ पर जस्ट एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और अगर यहाँ पर इस ग्रुप में मजीद एक ऑक्सीजन बीच में आ जाए कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। अब इस ओ एच ग्रुप को स्टूडेंट्स अगर हम हटा के यहाँ पर अगर NH2 ग्रुप लगा दें, ये सी डबल बॉन्ड O एंड NH2 ग्रुप लगा दें, तो ये आपको पता है अमीन है, ये NH2 अमीन होता है। तो जब इसके साथ सी डबल बॉन्ड O के साथ लगता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइड्स बोलते हैं। ठीक हो गया, सी डबल बॉन्ड O एंड NH2, इसको हम इकट्ठा बोलें तो क्या बोलते हैं, अमाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में ये एथर्स हैं, COC, जिसमें अगर हम जनरल देखें तो ROR कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि C क्या है, हम लगाते हैं कि जैसे R ग्रुप कोई भी मिथाइल इथाइल, तो मतलब मैंने इसलिए उसका कार्बन जो है वो ले लिया है। तो COC हो या ROR लिखा जाए तो वो ये किसके लिए होता है, एथर्स के लिए। ये एथर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स, जो आप लोगों ने अगर याद रख लिए। और ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड्स और इसके अलावा जो है ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल, अगर ये आपको रेडी हैं तो फिर आप जो है आपको ऑब्जेक्टिव करने में काफ़ी आसानी होगी। ये तो अभी हम ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक्सरसाइज का करेंगे, लेकिन ये है कि इसके अलावा भी आप जो है जब बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक वाइज जब टॉपिक के ऑब्जेक्टिव करेंगे, टॉपिक वाइज हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, तो ये जो टेबल और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसका क्वेश्चन है, ये MCQs है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इंसर्कल करना है हमने करेक्ट आंसर को। ठीक है, तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन इज। अब मीथेन है, अब आपको पता है कि जो भी मैंने आपको बताया था कि एल्केन, अगर एंड पे एन आ जाए, ANE आ जाए, तो इसका मतलब है ये कि एल्केन्स हैं। और एल्केन्स में जो कार्बन एटम जो होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि उसमें एन में हमेशा कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सारे, तो इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन उसमें क्या होती थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती थी। ठीक है, तो ये आप देख लेते हैं, देख लें यहाँ से एक दफ़ा दोबारा से आपको याद हो जाए कि कार्बन टू कार्बन सारे बॉन्ड्स क्या होते थे, सिंगल होते थे। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एल्केन्स में क्या होती थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती थी। ये बात मैंने भी आपको इसीलिए बताई थी स्टार्ट में, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम यहाँ पर क्या चीज़ मार्क कर लेंगे, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो जाएगी। फर्स्ट चॉइस जो है ये, सॉरी मैंने गलती से s को भी इंसर्कल कर दिया, तो ये आप देख लें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बाद ये sp2 है, sp है और dsp2 है, तो ये तो चॉइसेस नहीं है, तो ये आपने एकदम से फौरन से कर लेना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगी। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू। अब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जाहिर सी बात है आपने बनाना है तभी आपको पता चलेगा कि टर्शरी कार्बन किसके साथ बॉन्ड है, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड है, 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड है, 1 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड है, या 9 हाइड्रोजन एटम के साथ। तो ये स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे ये कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ जो है जाके ये बॉन्डेड है। तो अब देखें आपके पास जो है ये यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में बनाने जा रही हूँ। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये आप देखें कि ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, वो फर्दर अगर 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टर्शरी कार्बन। ठीक है, ये टर्शरी जो है कार्बन क्या होगा, टर्शरी कार्बन क्यों, क्योंकि जिस ग्रुप कार्बन के साथ अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप जिस अल्कोहल जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये टर्शरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये CH3 वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, ये भी CH3 और साथ में ये CH3, कार्बन ने 3 बॉन्ड्स ये बनाए और चौथा ये वाला बॉन्ड बना। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने ग्रुप बना दिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स वो पूछ रहा है कि टर्शरी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं। क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं।
ब्यूटाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। तो टर्शरी क्यों बोला, ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कार्बन जो है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो तो ऐसे कार्बन को हम टर्शरी कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है स्टूडेंट्स के टर्शरी ब्यूटाइल और अल्कोहल ये कहलाएगा। तो इसमें वो कह रहा है कि जो कार्बन है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, ये कितने जो है वो हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड है। तो आप देखेंगे इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि कार्बन ने अपनी जो है चारों बॉन्ड्स कैसे सेटिस्फाई किए हैं कि एक अल्कोहल के साथ बना के और बाकी जो 3 हैं वो कार्बन के साथ बना के, मिथाइल ग्रुप के साथ बना के। तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम जो है वो मौजूद नहीं होगा, क्योंकि इसने चारों वैलेंसी अपनी सेटिस्फाई की हैं। सो देयर इज नो नीड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगी कि इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन, यानी कि ये मैंने आपको बताया कि ये वाला जो कार्बन है आपका ये टर्शरी कार्बन है, ठीक है। सो इट इज बॉन्डेड टू नो हाइड्रोजन एटम। तो ये चॉइस जो है वो इसकी सही होगी। दिस इज द करेक्ट आंसर के नो हाइड्रोजन एटम जो है वो आपने इसमें मार्क करना है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स हैज प्लैनर ट्राइंगुलर शेप। अब इसमें बताएं कि किसकी प्लैनर ट्राइंगुलर शेप होती थी, ट्राइगोनल प्लैनर। ये मैंने आपको बताया था ट्राइगोनल प्लैनर है, कुछ बुक्स में जो है वो ट्रायंगुलर प्लैनर भी कहा जाता है या प्लैनर ट्रायंगुलर शेप कहा जाता है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स की कौन सी जो है हाइब्रिड ऑर्बिटॉल होता था, उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती थी, ठीक है। कौन सी होती थी, sp3 नहीं होती थी। sp3 में आपको बताया है टेट्राहेड्रल होती है, sp में लीनियर होती है, sp2 में क्या होती है, शेप जो है वो ट्रायंगुलर प्लैनर होती है या ट्राइगोनल प्लैनर होती है। तो ये आप दोबारा से इस टेबल को देख लें ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। ये sp2 में कौन सी होती थी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लैनर, ये ट्रायंगुलर प्लैनर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगी, sp2 होगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट वाज, जो अमोनियम साइनेट से यूरिया हम लोग सिंथेसाइज हुआ था वो किस केमिस्ट ने सिंथेसाइज किया था। ये जो है वो आपने देखा था कि बर्जीलियस जो था उसने तो वो किया था, वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, ठीक है। तो किसने रिजेक्ट की थी, वोहलर ने की थी। तो वोहलर ने सिंथेसाइज किया था ना अमोनियम साइनेट से यूरिया सिंथेसाइज किया था, ठीक है। तो ये आपकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो आपने याद रखनी है, वो कौन सी है, बर्जीलियस तो नहीं है, कोल्ब्स भी नहीं है, क्योंकि कोल्ब्स का तो जिक्र ही नहीं था इसमें, ठीक है। वोहलर और लेवॉइजर। तो अब इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, वोहलर है, ठीक है। वोहलर ने सिंथेसाइज किया था यूरिया को फ्रॉम अमोनियम साइनेट। इसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू है, लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स। अब लीनियर शेप जो है वो आपको पता है, फौरन से आपको याद आ जाएगा कि लीनियर शेप थी तो कौन सी हिब्रिडाइजेशन थी, उसके अंदर sp हिब्रिडाइजेशन थी, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये जो है वो ऑप्शन sp भी है, sp2 भी है, sp3 एंड dsp2। तो अब आपको पता है कि हमारे पास लीनियर शेप में कौन सी हिब्रिडाइजेशन थी, sp हिब्रिडाइजेशन थी। दोबारा से टेबल जो है वो आप देख लें कि लीनियर शेप जो है वो इसमें हिब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी है, लीनियर में sp हिब्रिडाइजेशन है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपको देखें ना, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ये टेबल जो है वो साबित हो रहा है। तो इसलिए आपको एमसीक्यूज करने में आसानी होगी। इसके अलावा भी आप ये टेबल लाजमी बना लें ताकि जब भी आप लोग रिवाइज करें इस एमसीक्यूज को चैप्टर नंबर 7 के, तो आप लोगों को जो है वो आसानी हो। इसके बाद जो है नेक्स्ट है डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ। अब आप देखें स्टूडेंट्स के डबल बॉन्ड जो है उसमें क्या होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स पूछ रहा है, वो ऑप्शंस दे रहा है कि 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट्स की कार्बन टू कार्बन, मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड्स अगर आप देखें तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज, तो आप देखें कि डबल बॉन्ड में क्या है कि पहला बॉन्ड जो है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसमें देखें एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड है आपका, ये पहला बॉन्ड जो है वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरा जो है ये पाई बॉन्ड है। दूसरा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड। तो इसमें आपने देखा कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो आप खुद देखें कि कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट वन है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, बीटा इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है क्या कि एथर्स शो द फिनोमिना ऑफ। एथर्स जो है वो कौन सा फिनोमिना आपको शो करते हैं। तो इसमें चॉइसेस आपको दी जा रही हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं, या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये बात स्टूडेंट्स बड़ी मजे की है, ये हमेशा ये वाला एमसीक्यू जो है ना, ये हमेशा हर बार जो है ये पेपर्स में आया होता है। तो ये आपने याद रखना है कि जो एथर्स होते हैं ये स्टूडेंट्स आपको मेटामेरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं, ठीक है। ये मेटामर्स जो है मेटामेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि आपने देखा था इसमें कि जो है आपका जो एथर होता है उसमें ROR फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, ROR होता है। जनरल अगर हम बात करें तो जो एथर्स हैं उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ROR होता है। और इसमें आपने देखा था कि जो मेटामर्स थे उसमें आपने देखा था कि जो
आपके पास ऑक्सीजन एटम है, उनके दोनों साइड पे जो है अनपेयर जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होती है, इसी को हम क्या बोलते थे, मेटामेरिज्म कहते थे। तो इसमें एथर्स में जो है ये बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि हमेशा एथर्स जो हैं वो फिनोमेना ऑफ मेटामेरिज्म शो करते हैं। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगी, मेटामेरिज्म इज़ द राइट ऑप्शन। क्या आपके पास ऑप्शन है मेटामेरिज्म जो है वो आप इसमें इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा मेटामेरिज्म, ठीक है। तो पोजीशन नहीं होगा, पोजीशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोजीशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसकी पोजीशन आप जो है वो जैसे एक फर्स्ट कार्बन पे फिर सेकंड कार्बन पे लगाया हुआ है, तो इस पोजीशन की रिस्पेक्ट से तो हम देखते नहीं है इसमें, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप की रिस्पेक्ट से भी नहीं देखते। सिस ट्रांस जो है वो आइसोमेरिज्म अल्कीन्स में होता है, तो ये तो आपको जो है वो काफ़ी आसानी होती है इस तरह से आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो मेटामेरिज्म जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। एथर्स शो द फिनोमेना ऑफ मेटामेरिज्म। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट इसका एमसीक्यू क्या है कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज अल्कोहल। अब आपने देखना है कि इन सब में से अल्कोहल कौन सा है, ठीक है। आपको डिफरेंट ये आपको फंक्शनल ग्रुप्स दिए जा रहे हैं इसके अंदर और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, तो इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से अल्कोहल वाला कौन सा वाला है, ठीक है। तो आप देखें कि फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दी गई है कि इथाइल है, उसके साथ OH ग्रुप लगा है। तो आपको पता है कि अल्कोहल्स की क्या पहचान होती थी कि जिसके साथ जो है OH ग्रुप लगा होता था तो हम उसको अल्कोहल्स कहते हैं। तो इसमें देखें ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट वन है, क्योंकि OH इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ये वाले जो है ये तो अल्कोहल हो गए, मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, अल्कोहल्स हैं, क्योंकि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, R के साथ OH ग्रुप लगा होता है। तो ये अल्काइल चेन जो है वो इथाइल ग्रुप है और साथ में OH, तो अल्काइल अल्कोहल्स हैं ये, ठीक है, मतलब इथाइल अल्कोहल है। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन तो ये हो गई, ये हमने इनसर्कल कर ली। लेकिन बाकी का भी आपको पता होना चाहिए कि ये COC क्या है, ये आपके पास एथर्स है। मैंने आपको बताया था कि COC ग्रुप किसको इंडिकेट करता है, एथर्स को। इसके अलावा जो आपके पास ये नेक्स्ट COOH ग्रुप, ये वाला ग्रुप कौन सा होता था, आपका पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप था, एसिड ग्रुप था। मैं जस्ट एसिड लिख रही हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये CH3COH, इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। ये 3 हट गया यहाँ से, तो चलें आप देख लें ये एसिड है। और इसके बाद जो आपके पास लास्ट है ये आप देख रहे हैं कि Br ग्रुप लगा हुआ है, हेलाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये अल्काइल हेलाइड्स हैं, ठीक है, RX है, अल्काइल हेलाइड्स हैं। ये CH3CH2Br, ये आप देख सकते हैं कि CH3CH2Br है, तो अल्काइल हेलाइड्स हैं ये, तो ये भी नहीं है। तो आपने फर्स्ट ऑप्शन तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी कि सिलेक्ट कर ली कि हमने अल्कोहल जो होंगे इसमें फर्स्ट वाले होंगे। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये जो है आपको सारे क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए, इसमें जस्ट आपके एक्सरसाइज में जस्ट फर्स्ट ये जो आपके चैप्टर नंबर 7 है, इसमें सिर्फ 8 MCQs थे, ठीक है, जो हमने सॉल्व किए हैं। तो होप्स हो कि ये आपको जो है वो अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किए हैं। तो स्टूडेंट्स इस इन ऑब्जेक्टिव में से किसी भी MCQ की अगर आपको सही तरह से समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।